हाय दोस्तों, मैं हूँ एम के निज़ामानी और आज हम जो नावल पढ़ेंगे उसका टाइटल है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो नावल है उसका राइटर है ऑस्कर वाइल्ड। वाइल्ड ने ये नावल लिखा था जिसका टाइटल है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है जिसे आपको पता होगा कि ऑस्कर वाइल्ड जो है वो एस्थेटिक प्लेयर में यकीन रखता था। उसकी जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। ही डज नॉट बिलीव इन आर्ट फॉर द सेक ऑफ मोरालिटी। सो ही वाज द फॉलोअर ऑफ एस्थेटिसिज्म। सो दिस इज एन एस्थेटिक नॉवेल एंड इन दिस नॉवेल दीज आर द मेन कैरेक्टर्स। ठीक है, ये मेन कैरेक्टर्स हैं जिस पे स्टोरी जो है वो लिखी गई है। तो सबसे पहले जो इस स्टोरी का जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है डोरियन ग्रे। डोरियन ग्रे जो है वो यंग एंड हैंडसम कैरेक्टर है। अब जब नावल में उसकी जो उम्र होती है वो होती है, जब स्टार्ट होता है नावल तो उसकी उम्र जो होती है वो 20 साल होती है। तो ये 20 साल का हैंडसम और यंग जो है वो कैरेक्टर है। अब इसकी खूबसूरती से मुतासिर होके, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो इसकी खूबसूरती से मुतासिर होके इसका दोस्त जिसका नाम है बेसिल हालवर्ड, ही इज अ पेंटर। सो इसने क्या किया, ये बेसिल हालवर्ड ये पेंटर था, तो इसने कोशिश की कि इसकी जो ब्यूटी है, जो इसकी ब्यूटी को वो अपनी पेंटिंग में कैद करना चाहता था बेसिल हालवर्ड। ठीक है, तो बेसिल कोशिश करता है, वो उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि डोरियन ग्रे जो है वो ज़्यादा हैंडसम और यंग बंदा है, तो क्यों ना इसकी ब्यूटी को और इसकी जवानी को मैं अपनी आर्ट में प्रिजर्व कर लूँ। तो ये उसको ख्याल आता है। इसी ख्याल को आगे लेते हुए ये क्या करता है, डोरियन ग्रे की जो पेंटिंग है उसको बनाने में कामयाब हो जाता है। जब ये पेंटिंग बनाता है तो वो पेंटिंग जो है, दिस पेंटिंग इज गोइंग टू बी द मास्टरपीस ऑफ बेसिल। ठीक है, वो उसका मास्टरपीस वर्क बन जाता है और वो उसकी खूबसूरती को, उसकी जवानी को एज इट अपनी पेंटिंग में उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जब जो भी इस पेंटिंग को देखता है तो हर कोई जो है वो डोरियन ग्रे की जो ब्यूटी है उसे इम्प्रेस हो जाता है। अब जब भी देखता है पिक्चर, डोरियन ग्रे खुद जब भी पिक्चर को पेंटिंग को देखता है तो वो उसको ख्याल आता है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना जवान हूँ, और ये पेंटिंग्स जो है वो 100% मुझे ज़ाहिर करती है। और जब दूसरे लोग पेंटिंग्स देखते थे, उसकी तारीफ करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। अब डोरियन ग्रे क्या कहता है कि वो कहता है अपनी दोस्त पेंटर को, कहता है कि ये पेंटिंग जो है वो आप मुझे दे दें। तो वो बेसिक क्या करता है, डोरियन ग्रे को पेंटिंग दे देता है। जब पेंटिंग इसको मिलती है तो डोरियन ग्रे क्या करता है, हर अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स को ये पेंटिंग दिखाता है। ठीक है, और डोरियन ग्रे का एक और फ्रेंड भी होता है, लॉर्ड हेनरी। जब सभी लोग इसकी तारीफ करता है, जब भी जो भी पेंटिंग देखता है, जो भी पिक्चर देखता है, वो डोरियन ग्रे की तारीफ ही करता है। तो इसी तारीफ को हासिल करने के लिए ये न्यू फ्रेंड जो उसका है लॉर्ड हेनरी, उसको दिखाता है। लॉर्ड हेनरी जो है वो, उसकी जो लाइफ है वो हेडोनिज्म जो फिलॉसफी है उसके ऊपर जो है, उसकी लाइफ जो है वो उसी प्रिंसिपल्स पे गुजारता है। ठीक है, हेडोनिज्म एक फिलॉसफी है जिसमें उसका मकसद ये है कि ज़िंदगी जो है वो 4 दिन की है, तो बजाय ये सारी
बिजी, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ छाड़ के हमें जो है ना वो हमारी ज़िंदगी जो है वो ऐश इशरत में गुजारनी चाहिए, हमें ऐश करना चाहिए, हमें मस्ती जो भी जहाँ से भी हमें प्लेयर्स मिलता है वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। हमें ये स्ट्रगल वगैरह जस्तजू इन सारे चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है तो इसको खूब इंजॉय किया जाए। ये इस किस्म का बंदा था। अब डोरियन ग्रे जब इसको पिक्चर दिखाता है हेनरी को, तो हेनरी वो वाहिद बंदा होता है जो पेंटिंग की तारीफ नहीं करता। वो कहता है कि हाँ पेंटिंग तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और पेंटिंग में तुम जैसे हो वैसे दिखाई दे रहे हो, इसमें तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, हसीन हो, जवान हो, मगर ये तुम्हारी जवानी, ये तुम्हारी खूबसूरती जो है वो तो 4 दिन की है। इन 4 दिन के बाद तुम जो है ना वो तुम्हारी खूबसूरती नहीं रहेगी, तुम्हारी जवानी नहीं रहेगी, ठीक है, तुम तो ओल्ड हो जाओगे। तो फिर ये कहता है कि फिर इस पेंटिंग का क्या फ़ायदा कि जो हमेशा तुम्हें जो है ना वो यही याद दिलाए कि तुम जो है वो अब खूब बदसूरत हो चुके हो, तुम जो है वो अब ओल्ड हो चुके हो, अब तुम जवान नहीं रहे, तुम अब बूढ़े हो चुके हो। तो ये कहता कि पेंटिंग तुम्हें ये बताएगी आगे चल के, जब तुम 10-20 ईयर्स के बाद ये पेंटिंग टोटली डिफरेंट हो जाएगी तुम्हारी पर्सनैलिटी से और इस पिक्चर से। यानी 20 साल के बाद देयर विल बी अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर पिक्चर। सो दैट्स व्हाई ही जो हेनरी होता है वो क्या करता है, डोरियन ग्रे को जो है अपनी जो भी फिलासफी है, जो हेडनिज्म की फिलासफी है, उसको वो बताता है और वो इसको माइल करता है, वो उसको कन्विंस करता है कि तुम्हें भी जो है वो ज़िंदगी जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल बेसिस पे गुजारनी चाहिए। ज़िंदगी में तुम्हें जस्तगू या स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए, मगर तुम्हें वो करना चाहिए जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, ठीक है। तो वो उसकी जो भी लाइफ उसका स्टाइल है हेनरी का, उसको अडॉप्ट कर देता है, ठीक है, उसकी हैबिट्स को वगैरह को वो अडॉप्ट कर देता है। अडॉप्ट करने के बाद फिर भी एक चीज़ है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी है प्लेयर जो भी एक्टिविटीज़ उनको खुशी देती है वो करता है, मगर अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज क्योंकि हेनरी ने जो कहा था कि ये तो तुम्हारी खूबसूरती है वो 4 दिन की है और 4 दिन के बाद तुम ना तो तुम जवान रहोगे ना ही तुम खूबसूरत रहोगे। तो इसी वजह से ये क्या करता है कि ये ख्वाहिश करता है कि ये हमेशा हसीन और जवान रहे। इसके लिए ये क्या करता है कि जो डेविल है उससे ये एक एग्रीमेंट करता है कि मैं हमेशा खूबसूरत रहूं। इसकी एग्रीमेंट क्या होती है कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी है मैं हमेशा खूबसूरत और जवान रहूं। मेरी अभी उम्र जो है वो 20 साल है, तो थ्रू आउट द लाइफ मैं 20 साल का ही लगूं। मेरे चेहरे पे, मेरे बालों पे इसका कोई असर ना हो, जैसा मैं ऐसे हूँ, जैसी भी मेरी फिजिकल अपीयरेंस आज है, 20 साल के बाद या 30 साल के बाद या 40 साल के बाद या जितनी भी मेरी जिंदगी है वो सेम रहे। यानी मेरी आज की जो फिजिकल अपीयरेंस और 40 साल के बाद जो होगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो भी तो यहाँ पे वो क्या करता है, अपना सोल भेज के वो डेविल को देकर वो अपनी ख्वाहिश जो है वो पूरी करता है। अब यहाँ पे उसको डेविल ये कहता है कि यस मैं तुम्हारी इस एग्रीमेंट पे राजी हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा जवान रखूँगा, तुम हमेशा जवान होंगे और मरने के बाद तुम्हारा जो सोल होगा वो मेरा होगा। और एक और बात जो डेविल कहता है वो ये होती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो जैसे जैसे तुम ओल्ड होते जा रहे होगे तो तुम तो जवान होगे, मगर उसका जो टाइम का जो असर होगा वो तुम्हारी
पिक्चर पे पड़ेगा, ठीक है। मतलब तुम तो हसीन रहोगे, तुम तो जवान रहोगे, लेकिन तुम्हारी जो पेंटिंग है वो उसमें तुम हमेशा खूबसूरत नहीं दिखोगे, वो वक्त के साथ वो चेंज होती जाएगी। और जैसे कि जो भी आप कुछ करोगे, जो भी आपके चेहरे पे जो भी फर्क आना होगा वो आप पे नहीं आपकी पिक्चर पे आएगा। मगर तो ये उस पर एग्री हो जाता है और दोनों की जो एग्रीमेंट हो जाती है, फिर जो है डोरियन ग्रे हमेशा के लिए जो है वो खूबसूरत और जवान रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो डोरियन ग्रे है वो अपनी ज़िंदगी जो भी है वो अब लॉर्ड हेनरी से मुतासर हो चुका है, तो अपनी ज़िंदगी जो है वो प्लेयर्स पे वो डिपेंड होती है। वो उसकी लाइफ में मोरालिटी का या उसकी लाइफ में जो भी कोई प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन वगैरह उसको फॉलो नहीं करता। फकत इसकी जो प्रिंसिपल है जिसको उसको फॉलो करता है वो क्या है, खुशी प्ले, ठीक है। तो इसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है सिबिल वेन। सिबिल वेन जो कि एक थिएटर प्ले हाउस में काम करती है। ये बहुत ही हसीन और बहुत ही होशियार जो है वो एक्ट्रेस होती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। इसका इसके साथ लव अफेयर होता है। जब लॉर्ड हेनरी की लाइफ स्टाइल को ये अडॉप्ट करता है तो फिर इसका जो लव है सिबिल वेन की तरफ वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि अब ये फ़कत सिबिल वेन में इंटरेस्टेड नहीं था, मगर अब ये सिर्फ उन सारी एक्टिविटीज़ करता था। वो उसकी दो और भी जो भी लड़की मिलती थी तो उससे वो टाइम पास करने की कोशिश करता था, और सिबिल वेन को भी वो एज अ टाइम पास ही वो अपने उसके साथ जो है ना वो उसका रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर सिबिल वेन जो है वो उसको ये बात पसंद नहीं होती है, वो ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। वो क्या करती है, अपनी एक्टिंग को छोड़ देती है, वो अपनी कैरियर को, अपनी प्रोफेशन को छोड़ देती है। जब वो एक्टिंग को छोड़ती है तो डोरियन ग्रे जो है वो क्या कहता है कि वो रियलाइज़ करता है कि वो तो सिबिल वेन से प्यार करता ही नहीं है। वो कहता है मैं तो तुम्हारी खूबसूरती से प्यार नहीं, तुम्हारी जो अदा थी एक्टिंग की, मैं तो तुम्हारी एक्टिंग से प्यार करता हूँ, तुमने एक्टिंग छोड़ दी तो मतलब मेरा प्यार खत्म। तो ये उसको क्लियर कट बता देता है, ठीक है। ये बताने के बाद सिबिल वेन क्या करती है, खुदकुशी कर देती है, अपने आप को मार देती है, कमिटेड सुसाइड, ठीक है। तो इसकी खुदकुशी का जिम्मेवार जो होता वो कौन था, डोरियन ग्रे था। अब जैसा कि कहा जाता है कि अगर कोई भी शख्स अगर किसी के साथ बुरा करता है या बुरा काम करता है तो उसके चेहरे का जो नूर होता है वो चला जाता है। तो अब डोरियन ग्रे की जो भी खूबसूरती है उस पर तो कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी एग्रीमेंट हुई है किससे, डेविल से। तो हालांकि तो होता ये कि इसका चेहरे का नूर नहीं जाता, मगर इसकी जो पेंटिंग है जो बेसिल हार्वर्ड ने बनाई थी अब उस पे असर होता है। इसके सिम का असर होता है इसकी पिक्चर पे। तो इसकी पिक्चर की जो ब्यूटी है वो थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाती है। जब ये सिबिल वेन जो है ना वो खुदकुशी करती है तो वो पेंटिंग और ज़्यादा अगली हो जाती है। अब क्या करता है डोरियन ग्रे, क्या करता है, अपनी पेंटिंग को, जो पिक्चर थी उस पिक्चर को हाइड कर देता है, उसको छुपा देता है, और अब वो पेंटिंग जो है वो किसी को नहीं दिखाता। इसी में अब होता ये है कि बहुत सारी र्यूमर्स चलती हैं, और ये भी र्यूमर्स चलती है कि कुछ है ऐसा पेंटिंग में कि जो जिसकी वजह से डोरियन ग्रे जो है वो अपनी पेंटिंग सब किसी को नहीं दिखाता। जैसे कि बेसिल हार्वर्ड को पता होता है कि असल रीज़न क्या है, ठीक है। और जैसे कि अब इसकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, अब वो उसके लिए मोरालिटी कोई अहम चीज़ नहीं रही, वो अपनी प्लेयर्स, हैप्पीनेस वगैरह उसमें टाइम स्पेंड करता रहता है।
तो यहाँ पे बेसिल हार्वर्ड क्या करता है, वो जाता है डोरियन ग्रे के घर, ठीक है, उसके घर जाता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये जो भी स्टाइल उसने हेनरी का अप्लाई किया, स्टाइल अडॉप्ट किया है, उसको उसे छोड़ देना चाहिए और उसको ज़िंदगी जो है अपनी प्लेयर प्रिंसिपल पे नहीं मगर जो रियल प्रिंसिपल्स है समाज के उस और रिलीजन के, उनको फॉलो करने चाहिए। और इसका आने का मकसद ये भी होता है कि ये कंफर्म करना चाहता है कि इसकी जो पिक्चर है उस पर क्या असर हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल थी कि सिबिल वेन जो है इसकी गर्लफ्रेंड ने खुदकुशी कर ली थी, तो इसी वजह से सारी रीज़न की वजह से जो है ना वो उस पिक्चर को देखना चाहता था, मगर डोरियन ग्रे तो इसको पिक्चर अपनी नहीं दिखा सकता क्योंकि उस पिक्चर में जो भी इसने सिन किए हैं, जो भी इसने गलत काम किए वो उसका इमेज जो है उसकी पिक्चर पे पड़ता है, तो इसी वजह से ये अपनी पिक्चर किसी को नहीं दिखा सकता। तो ये अब बेसिल को भी उस पिक्चर नहीं दिखा सकता, मगर बेसिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, उसके बावजूद भी ये उसको नहीं दिखा सकता। फिर वो फोर्सली वो वहाँ पे उस रूम में जाने की कोशिश करता है जहाँ पे वो पेंटिंग इसने छुपाई हुई होती है। तो अब उसके बाद यानी डोरियन के पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता, तो डोरियन ग्रे क्या करता है कि वो बेसिल हार्वर्ड को मार देता है, उसको किल कर देता है, ठीक है, ताकि इसकी जो हकीकत है वो किसी के सामने ना आए, इसको मार देता है। सो बेसिल हार्वर्ड जो है वो मार देता है नावल यहाँ पे। अब और सिबिल वेन भी मर जाती है, ठीक है। अब डोरियन ग्रे जैसे इसको कत्ल करता है तो अब इसकी जो डेड बॉडी है उसको भी छुपाना पड़ेगा। इसकी डेड बॉडी को छुपाने के लिए ये अपने दोस्त की मदद लेता है। इसका दोस्त होता है एलन कैम्पबेल। एलन कैम्पबेल इसका दोस्त होता है और उसको वो एक केमिस्ट होता है, ठीक है, उसको केमिस्ट्री और साइंस वगैरह की बहुत ज़्यादा नॉलेज वगैरह होती है, तो ये उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वही नॉलेज यूज़ करके कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जिससे वो डेड बॉडी को से छुटकारा हासिल कर ले, ठीक है। तो वो एलन कैम्पबेल वो राज़ी नहीं होता, फिर क्या करता है डोरियन ग्रे को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और ब्लैकमेलिंग की वजह से जो है ना वो एक टाइम एलन कैम्पबेल जो है वो उसको डेड बॉडी को छुपाने में उसकी मदद करता है और इसी तरह से जो है वो ये बात भी जो है वो एक राज बन जाती है। तो सिबिल की जो डेथ है वो भी एक राज है, जो पिक्चर है इसकी अब वो भी एक राज हो गई और जो बेसिल हार्वर्ड की डेथ है वो भी एक राज बन गई। तो सारे ये सीक्रेट्स को छुपाने की कोशिश करता रहता है। अब वो उसने बेसिल हार्वर्ड का भी खून कर लिया और इसकी वजह से सिबिल वेन ने भी खुदकुशी कर ली और ये तो बहुत सारे और भी छोटे मोटे गलत काम करता रहता था। सो इसकी वजह से जो इसकी पिक्चर थी वो ज़्यादा अगली हो गई है, ज़्यादा वो अब वो उसको उसके देखने के भी काबिल नहीं रहे, ठीक है। अब जब इसको कत्ल करता है बेसिल को तो इसको ख्याल आता है कि मुझे जो है पिक्चर देख के इसको ख्याल आता है कि उसको जो है ना वो अब रीग्रेट करना चाहिए, अब उसको पछताना चाहिए, उसको अप्रोजाइज करना चाहिए, उसको माफ़ी लेनी चाहिए खुदा से ये वगैरह। मगर जैसे इस ख्याल में इसकी ख्याल में इसकी दिमाग में ये ख्याल आता है तो वो फिर क्या करता है, वो जाता है क्लब में जाता है, वो ड्रिंक्स वगैरह करता है, वो उन ड्रिंक्स का सहारा लेकर वो जो उसकी रियलिटी थी जिससे पे वो थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा था वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही वो रात गई तो बात गई। सो ड्रिंक्स की मदद लेकर वो फिर अपनी गिल्टी फीलिंग से दूर हो जाता है, फिर वो माफ़ी नहीं देता। अब कहानी में ऐसा फिर एक न्यू ट्विस्ट आता है कि एक दिन क्या होता है कि जो डोरियन ग्रे है वो एक क्लब में डांसिंग कर रहा होता है और शराब भी पी रहा होता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो स्टोरी है
जो अब नावल की स्टोरी है, जैसे पहले शुरू में जो डोरियन ग्रे था वो 20 साल का था, अब नावल को 18 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब अब स्टोरी आफ्टर 18 ईयर्स चल रही है। सो 20 इसकी एज थी, 20 प्लस नाउ 18, कितनी एज हुई? 38। नाउ ये 38 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अब एक न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री होती है नावल में। कैरेक्टर का नाम है जेम्स, और ये जो जेम्स है ये सिबिल वेन का बिरादर है। अब जेम्स क्या करता है, अपनी बहन का बदला लेने के लिए वो डोरियन ग्रे जो है उसको इधर उधर ढूंढ रहा होता है, ठीक है। वो 18 ईयर्स तक डोरियन ग्रे को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है, मगर उसको नहीं मिलता डोरियन ग्रे। वो मिलता इसलिए नहीं मिलता, फिर 18 ईयर्स के बाद उसको क्लब में एक आदमी शराब पीते हुए, डांस करते हुए उसको एक आदमी मिलता है जो कि हूबहू डोरियन ग्रे जैसा होता है। उसको लगता है कि ये डोरियन ग्रे है, मगर वो अब उसने भी अपनी नाकामी को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उसको डोरियन ग्रे नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 ईयर्स हो चुके हैं। फिर भी जब वो उसको देखता है तो वो पिक्चर को निकालता है, उसके पास जो भी तस्वीर होती है, उसका पास तस्वीर होती है डोरियन ग्रे की 18 ईयर्स पहले वाली, मीन्स जब वो 20 ईयर्स ओल्ड था। और फिर वो क्लब में देखता है कि एक आदमी है जो भी डोरियन ग्रे जैसा ही है, मतलब वो पिक्चर जो उसके पास पड़ी हुई है डोरियन ग्रे की 18 ईयर्स पहले वाली, और जो अभी वो उस आदमी को देख रहा है वो सेम है। तो पहले तो इसको ख्याल आता है कि यही डोरियन ग्रे है, मगर जब वो सोचता है, जब वो अपना दिमाग लगाता है, तो वो उसका दिमाग जो है, वो उसका माइंड जो है, वो उसको ये बात एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि 18 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी ये 20 साल का नौजवानी कैसे लगेगा। अगर ये डोरियन ग्रे है तो देयर विल बी a great difference between the photo that he has and the real person that is in front of him। मगर ऐसा नहीं होता, तस्वीर और पिक्चर में कोई फर्क नहीं होता। मगर फिर भी ये डोरियन ग्रे के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम डोरियन ग्रे हो, तो वो इनकार कर देता है कि नहीं, मैं जो है वो डोरियन ग्रे नहीं, ठीक है। तो ये भी इसको सच मान लेता है कि ये हाँ ठीक है, ये तो डोरियन ग्रे नहीं है। मगर इन दोनों की जो कन्वर्सेशन होती है जेम्स की और डोरियन ग्रे की, ये कन्वर्सेशन जो रिसेप्शन पे एक लेडी होती है क्लब में, वो सुन लेती है, और वो लेडी जेम्स को बताती है कि यही डोरियन ग्रे है। फिर उसको बताती है कि ये हमेशा ऐसा ही है, मतलब ये 20 साल से क्लब, लास्ट 18 ईयर से क्लब में आता रहता है, मगर अभी तक वो जो 18 ईयर्स पहले था, अभी तक उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे एक और झूठ और एक और गलत काम करता है डोरियन ग्रे, और इससे इसकी पिक्चर पे असर होने वाला है, और अब इसकी जो पिक्चर से वो अगली से बहुत ज़्यादा अगली हो गई है, ठीक है। वो अब उसको देख नहीं सक पाता था। फिर वो क्या करता है, जैसे ही जेम्स को पता चलता है कि यही डोरियन ग्रे है, तो वो वहाँ पे वो अपना जो रिवेंज है वो लेने के लिए वो जाता है वहाँ पे, मगर वहाँ पे वो डोरियन ग्रे जो है वो जल्दी से फरार हो जाता है। जैसे ही जेम्स को देखता है, उसको आर्ग्यू करके, उसको कन्विंस करके कि नहीं, मैं जो है वो डोरियन ग्रे नहीं हूँ, तो उसके बाद वो जो है वो वहाँ से फरार हो जाता है। और फिर जो है ना दूसरे दिन जो है डोरियन ग्रे क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ जो है एक गांव में जाता है शिकार करने के लिए। वहाँ शिकार करने के लिए जैसे जाता है तो वहाँ जेम्स भी उसका पीछा करते करते उसी गांव में जाता है। जब वो उस गांव में जाता है तो वो एक मौके की तलाश कर रहा था कि कब डोरियन ग्रे जो है वो अपने दोस्तों से अलग हो, अकेला हो, और वो उसको आसानी से किल कर सके।
तो उस मौके हासिल करने के लिए अपने आप को भी छुपा रहा है कि डोरियन ग्रे या कोई इसका फ्रेंड्स ना देखे, और ये विदाउट एनी डिफिकल्टी जो है वो अपना काम करते हैं। ये अपने आप को छुपाते हुए, तो होता क्या है कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है कि वो जैसे ही को अपना शिकार कर रहे होते हैं तो किसी एक दोस्त की, डोरियन ग्रे के एक दोस्त की जो है ना वो गोली जो है वो जेम्स को लग जाती है एक्सीडेंटली, ठीक है। वो जानबूझ के जेम्स को नहीं मारते, जैसे कि जेम्स वहाँ पे ट्रीज के बिहाइंड जो है वो छुपा हुआ था, तो इसी वजह से जो है वो जेम्स को गोली लगती है और वो मर जाता है, ठीक है। अब जेम्स के मरने के बाद जब डोरियन ग्रे अपने घर में आता है, ठीक है, वो देखता है अपनी, फिर वो उसको ख्याल आता है कि बहुत टाइम हो गया है उसने अपनी तस्वीर पिक्चर जो है वो नहीं देखी। बासित के कत्ल के बाद और ये सारा जो उसने जेम्स के साथ किया वगैरह, उनके बाद जो है ना उनने वो पिक्चर नहीं देखी, तो वो हिम्मत करके वो पिक्चर के सामने जाता है और उसको लेके आता है, फिर वो देखता है। मगर जैसे ही वो पिक्चर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, और इतनी ज़्यादा खूबसूरत वो तस्वीर, वो पिक्चर बन जाती है कि ये तो अब उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरी तस्वीर है, क्योंकि एट द प्रेजेंट टाइम ही इज सो हैंडसम एंड यंग, ही इज स्टिल सो हैंडसम एंड यंग एज ही वाज बिफोर 18 इयर्स। मगर जो तस्वीर है वो उसको याद दिला रही है कि इसने कितने गलत काम किए, क्या क्या किया, और ये कितना टाइम पास हो चुका है, ये कितना ओल्ड हो चुका है। तो इसी कन्फ्लिक्ट से निकलने के बाद, अच्छा यहाँ पे जो एक जो फिलॉसफी में एक टर्म भी होता है डोरियन ग्रे सिंड्रोम, वो इसी को कहते हैं। कोई बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस और अपनी जो एजिंग उसका प्रोसेस है उसको रोकने की कोशिश करे, और वो चाहे वो कहे कि मैं तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जवान हूँ, तो उसे को वो जो है उसका जो प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को यंग रखना चाहता है, अपने आप को ब्यूटी कॉन्शियस से ना, उसको हम कहते हैं ये डोरियन ग्रे सिंड्रोम का शिकार है। तो यहाँ पे ये जो कन्फ्लिक्ट था डोरियन ग्रे का कि वो तो क्या करता है कि अब मैं क्या करूँ, मतलब ये जो तस्वीर है इसको कनेक्ट कर रही है पास्ट से, ये तस्वीर इसको कनेक्ट कर रही है सारे सिन जो इसने किए, सारे गलत काम जो इसने किए, ये तस्वीर इसको ये याद दिला रही है कि ये अब ओल्ड हो चुका है। वो कहता है कि अब इससे बेहतर है कि इस तस्वीर को जो है ना वो खत्म करें। तो वो क्या करता है, एक चाकू लेता है और फिर वो जाता है, वो पिक्चर के सामने जाता है, सेंटर पे जो पिक्चर का सेंटर है जो उसका, उस पर जो है ना वो चाकू मार के उसको तस्वीर का जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना वो उसको डिवाइड कर देता है, और तस्वीर जो है ना वो पड़ जाती है, ठीक है। जैसे ही वो उस तस्वीर के सेंटर में वो चाकू मारता है तो वो क्या होता है, अचानक एक्सीडेंटली जो है ना वो गिर जाता है, फ्लेट पे गिर जाता है, फर्श पे गिर जाता है, और जो चाकू था वो उसकी पेंटिंग में नहीं बल्कि उसके अपने सीने पे लगा होता है, और वो फिर क्या होता है कि वो अगली हो जाता है, यानी वो जो उसकी तस्वीर थी, वो जो पिक्चर में था, वो इमेज जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस थी वही उसकी बॉडी अख्तियार कर लेती है। उसकी बॉडी जो है अब वो ओल्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा अगली हो जाता है, और वो जैसे ही वो उसको रियलाइज होता है कि उसकी पिक्चर जो है वो खुद उसमें कन्वर्ट हो चुका है, तो वो जैसे उसको चाकू मारता तो वो पिक्चर में, मगर लगता उसके सीने में, क्योंकि जो भी पिक्चर का असर होगा, जो भी इसका असर है वो पिक्चर पे होगा, तो इन अदर वर्ड्स जो पिक्चर का असर है वो इस पे भी होगा। सो ये वहाँ पे चाकू मारता है तो वो खुद मर जाता है, और फिर वो जब मरता है तो वो जवान नहीं होता, वो खूबसूरत नहीं होता, मगर वो एक बहुत ही
बदसूरत बंदा बन जाता है और इसकी जो तस्वीर है, जो पिक्चर है, वो अपनी ओरिजिनल जो ब्यूटी है, जो ओरिजिनल ब्यूटी 18 इयर्स पहले थी, तो वो तस्वीर फिर से खूबसूरत और हसीन बन जाती है और ये जो है वो मर जाता है। सो यहाँ पे ट्रेजिक एंड होता है स्टोरी का और स्टोरी खत्म हो गई। सो जो भी स्टोरी का लिखने का मेन मकसद था ऑस्कर वाइल्ड का वो ये था कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, नॉट फॉर मॉरलिटी, एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई है तो आप इसके आसानी से कैरेक्टर, थीम्स और जो भी क्रिटिकल टॉपिक्स हैं आप उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।